अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। अभी तक हमने जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक पढ़ा है तो उस सीरीज की यानी एवी ब्लॉक की या हार्ट ब्लॉक की ये आखिरी वीडियो है। तो दोस्तों, जो हार्ट ब्लॉक्स हैं आप लोगों को अंदाज़ा है कि उसका ताल्लुक एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से है, जो मौजूद होता है दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान। और ये वाहिद रास्ता है कि जो इम्पल्स है यानी कंडक्शन सिस्टम के थ्रू अगर उसने एट्रिया से वेंट्रिकल में जाना है तो सिर्फ एक रास्ता है और वो है एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो अगर और ये एवी नोड ही वो जगह है जहां पे जो इम्पल्स है वो थोड़ी देर के लिए उसमें वक्फा आता है, पॉज होता है, ताकि एट्रिया और वेंट्रिकल की जो डीपोलराइजेशन और जिसके फौरी बाद एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें एक वक्फा डाला जाए, ताकि वो ब्लड जो एट्रिया से ही वेंट्रिकल में जाएगा और जिस ब्लड को वेंट्रिकल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे जिस्म में और राइट वेंट्रिकल लंग्स में भेजेगा यानी फेफड़ों में भेजेगा, तो उसके दरमियान थोड़ा सा वक्फा डाला जाए। तो अगर रिवाइज करें कंडक्शन सिस्टम को एक बार फिर, तो जो इम्पल्स है वो पैदा होती है एसए नोड या साइनोएट्रियल नोड में जो मौजूद होता है राइट एट्रियम में। ये ऑटोमेटिकली पैदा होती है और किस रेट पे पैदा होती है? ये पैदा होती है 60 to 90 टाइम्स पर मिनट। और फिर वहां से ये जाती है दोनों एट्रियल मसल्स में, उनको करवाती है डीपोलराइज और वो डीपोलराइजेशन हमें ईसीजी पे मिलती है एज पी वेव। अब दोस्तों, आप लोगों ने एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि जो ईसीजी है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है यानी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, और जो मैकेनिकल इवेंट है वो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होती है डीपोलराइजेशन के बाद और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की या वेंट्रिकल्स की और एट्रिया की रीपोलराइजेशन के बाद। तो एट्रिया की डीपोलराइजेशन ईसीजी पे आपको नजर आएगी एज पी वेव। उसके बाद ये जो इम्पल्स है गुजरेगी एवी नोड से, वहां पे बनेगा पी आर इंटरवल। और हमने डिफाइन किया था पी आर इंटरवल को कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी पी के शुरू से लेके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के शुरू के टाइम को हम कहते हैं पी आर इंटरवल। और ये वही वक्त है जब इम्पल्स गुजर रही होती है एवी नोड के रास्ते से। वहां से फिर ये नीचे एंटर होती है बंडल ऑफ हिस में, और वहां से राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और सेप्टल ब्रांच जो कंडक्शन सिस्टम की है जो सेप्टम को डीपोलराइज करवाती है उसके अंदर जाती है। और एंड पे ये जो राइट और लेफ्ट, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट बंडल ब्रांच की आगे दो ब्रांचेस होती हैं जिनको फेसिकल कहते हैं, यानी लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। इन सब के एंड पे होता है परकिंजी फाइबर। ये फाइबर जो हैं ये इंबेडेड होते हैं या घुसे होते हैं वेंट्रिकुलर मसल्स के दरमियान के अंदर, और इम्पल्स जैसे ही वेंट्रिकुलर मसल के अंदर जाती है तो ये करवाती है उनको डीपोलराइज और उसके नतीजे में पैदा होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये है कंडक्शन सिस्टम। तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री के बाद है कंप्लीट या थर्ड डिग्री। और दोस्तों, आपको पता है कि पहले एट्रिया डीपोलराइज होते हैं तो पी वेव बनती है, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होते हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। और क्योंकि ये एक खास रेट के ऊपर ऐसे नोड इम्पल्सेस को पैदा करता है, तो फर्ज करते हैं किसी का हार्ट रेट अगर 72 है तो और एक मिनट यानी 60 सेकंड में 72 बीट्स हैं, तो एक जो इम्पल्स है या एक जो इम्पल्स गुजरेगी उसको 0.8 सेकंड लगते हैं। यानी हर 0.8 सेकंड के बाद एट्रिया भी डीपोलराइज होगा, वेंट्रिकल भी डीपोलराइज होगा। सो जब एट्रिया डीपोलराइज होता है तो पी वेव बनेगी, यानी हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक पी वेव होगी। इसको आम जुबान में हम कहते हैं कि पी की शादी हुई होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि पहले एट्रिया डीपोलराइज होगा और फिर वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा। तो पहले एट्रिया डीपोलराइज होगा तो पी वेव बनेगी, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, यानी जब कोई प्रॉब्लम बनता है एवी नोड के साथ तो उस एवी नोड के प्रॉब्लम से पहले ही एट्रिया डीपोलराइज हो चुका होता है, यानी पी वेव बन चुकी होती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बाद में बनते हैं। अब दोस्तों, जो एसए नोड है इसको हम कहते हैं पेस मेकर। पेसमेकर इसलिए कहते हैं कि ये पेसिंग करता है, ये हार्ट को चलाता है।
तो क्योंकि यही वो ऐसे नोड है जिसकी रिदम की वजह से हम इसको कहते हैं कि नॉर्मल साइनस रिदम यहां से पैदा होता है। लेकिन दोस्तों पेसमेकर हार्ट में अकेला एक नहीं होता बल्कि 3 होते हैं। जैसे एक तो है ऐसे नोड जो कि 60 to 90 टाइम्स पर मिनट यानी 60 से 90 इंपल्सेस पैदा करता है और नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है उसके नतीजे के तौर पे जब वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है। नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो क्यूआरएस है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस से छोटा है और क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड का होता है तो 3 स्मॉल बॉक्सेस का जो ड्यूरेशन है वो है 0.12 सेकंड। यानी नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है लेस देन 0.12 सेकंड या लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। लेकिन 2 और ऐसे पेसमेकर हैं जो पोटेंशियली सोए रहते हैं या डोरमेंट रहते हैं क्योंकि ऐसे नोड का पेसमेकर एक्टिव हुआ होता है। वो क्यों डोरमेंट रहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। जो सेकंड पेसमेकर है दिल के अंदर वो है जंक्शनल पेसमेकर जो एवी नोड या उससे बिल्कुल नीचे का जो बंडल ऑफ हिस का एरिया है वहां पे होता है। ये इंपल्सेस पैदा करता है ये 40 to 60 टाइम्स पर मिनट यानी 40 से 60 और इसके नतीजे में भी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वो नैरो या 0.12 सेकंड या 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम बनता है। जो तीसरा पेसमेकर है हमारे हार्ट के अंदर जो डोरमेंट रहता है सोया रहता है वो है वेंट्रिकुलर पेसमेकर। ये वेंट्रिकुलर मसल्स जो कि जहां पे परकिंजी फाइबर एम्बेडेड होते हैं ये वहां पे होता है और ये इंपल्सेस जनरेट करता है 20 से 40 यानी 20 to 40 टाइम्स पर मिनट और इसके नतीजे में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो ब्रॉड होते हैं यानी मोर देन 0.12 सेकंड होते हैं या मोर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। और इसकी रीजन ही होती है कि जब वेंट्रिकल का पेसमेकर एक्टिवेट होता है तो वेंट्रिकल डीपोलराइज करता है बहुत स्लोली। अब ये डोरमेंट किस लिए रहते हैं क्योंकि जो ऐसे नोड है वो जनरेट करता है इंपल्सेस 60 to 90 टाइम्स पर मिनट पे और जो जंक्शनल पेसमेकर एवी नोड पे है वो 40 to 60 टाइम्स पर मिनट पे और जो वेंट्रिकुलर पेसमेकर है वो जनरेट करता है 20 to 40 टाइम्स पर मिनट पे। क्योंकि ऐसे नोड ज्यादा तादाद में इंपल्सेस पैदा करता है तो पूरा वेंट्रिकल और हार्ट का सारा मरकज उससे खुश रहता है कि बिल्कुल ठीक है ये पेसमेकर ही ठीक है इसको ही हम फॉलो करते हैं। लेकिन जब कभी एवी नोड पे मुकम्मल ब्लॉकेज हो जाए और एट्रिया की डिपोलराइजेशन के बाद जो इंपल्स है वो नीचे ना आ सके तो फिर या तो जंक्शनल एक्टिवेट हो जाएगा या फिर वेंट्रिकुलर पेसमेकर एक्टिवेट हो जाएगा अपनी उस रेट पे जो मैंने अभी आपको बताए हैं और उस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की विड्थ के साथ या चौड़ाई के साथ जो मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों जब भी आपने कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक को समझना है या पढ़ना है तो हमेशा जहन में रखें कि जो P आती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले इसे हम कहते हैं एसोसिएशन के पहले P है फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, पहले P है फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, पहले P है फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो ये टूट जाती है क्योंकि कंप्लीट एवी नोड ब्लॉक का मतलब है कि जो इंपल्स है वो एट्रिया को डीपोलराइज करने के बाद नीचे नहीं जा सकती। तो क्योंकि एट्रिया तो डीपोलराइज हुआ है तो P वेव तो नॉर्मली उसी रेट पे बनेगी जैसे नॉर्मल बनती है यानी 60 to 90 टाइम्स पर मिनट यानी जैसे ऐसे नोड उसको बना रहा है। लेकिन क्योंकि अब वो इंपल्स नीचे नहीं जा सकती एवी नोड से तो अब हार्ट के पास 2 ऑप्शन है क्योंकि जाहिर है हमारे अंदर जो एक सलाहियत है हर जानदार चीज के अंदर वो है जिंदा रहने की सलाहियत। तो या तो जंक्शनल पेसमेकर एक्टिवेट हो जाएगा तो वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन होगी 40 to 60 टाइम्स पर मिनट यानी 40 से 60 मरतबा वेंट्रिकल डिपोलराइज करेगा और नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर किसी वजह से जो एवी नोड है उसका ब्लॉक ऐसा है कि उसने एवी नोड कंप्लीट ब्लॉक कर दिया है जिसमें जो बंडल ऑफ हिस का ऊपर का हिस्सा है वो भी शामिल हो गया है तो उस सूरत में वेंट्रिकुलर जो पेसमेकर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। P तो बनेगी ऐसे नोड के हिसाब से जो इंपल्स आ रही थी लेकिन जो वेंट्रिकुलर की डिपोलराइजेशन है या क्यूआरएस है वो वेंट्रिकुलर पेसमेकर बनाएगा 20 to 40 टाइम्स पर मिनट और अब की दफा जो ब्रॉड होगा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो ब्रॉड होगा यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस या 0.12 सेकंड से ज्यादा। तो कभी भी जब भी आपके सामने आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सामने किसी जी आई है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें 3rd डिग्री या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है तो सबसे पहले देखें कि कहीं P और क्यूआरएस में डाइवोर्स तो नहीं होगी। वो जो P के बाद क्यूआरएस था
पी के बाद QRS था, तो इस सूरत में आपको पी और QRS कॉम्प्लेक्स की एसोसिएशन खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं AV डिस एसोसिएशन, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर डिस एसोसिएशन। अब एट्रिया अपने हिसाब से डिपोलराइज कर रहा है और वेंट्रिकल अपने हिसाब से डिपोलराइज कर रहा है। एट्रिया डिपोलराइजेशन के बाद अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बाद अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एक पहली चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी AV डिस एसोसिएशन। तो अगर तो जंक्शनल रिदम है तो आपको QRS कॉम्प्लेक्सेस की तादाद 40 to 60 नंबर में मिलेगी और वो नैरो होंगे। लेकिन अगर वो वेंट्रिकुलर पेसमेकर एक्टिवेट हुआ है तो जो QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 20 से 40 दफा आपको मिलेंगे और ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्सेस होंगे। जब आप पी वेव को आइडेंटिफाई करेंगे तो पी टू पी इंटरवल जो है वो नॉर्मल रहेगा और रेगुलर होगा। और इसी तरह जो R टू R इंटरवल है, चाहे जो भी पेसमेकर एक्टिवेट हो दोनों में से, तो वो भी रेगुलर या नॉर्मल मिलेगा। लेकिन पी का आर के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होगी, डाइवोर्स हो चुकी होगी, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही होगी, पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स अपने हिसाब से। ये खतरनाक मरहला है, इससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और इसलिए इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है पेस मेकर। लेकिन पेस मेकर डालने से पहले अक्सर लोग एट्रोपिन लगाते हैं ताकि वेगस नर्व को ब्लॉक किया जाए, हार्ट रेट बढ़ाया जाए। और बाज लोग जो है डोपामीन या डोब्यूटामीन, खासतौर पर वो जो जिनको हम आइनोट्रोपिक एजेंट्स कहते हैं, ये क्रोनोट्रोपिक भी होते हैं यानी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी बहुत जो बड़ी वजह होती है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, यानी जब MI होता है तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस है, क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी ही AV नोड को भी ब्लड सप्लाई करती है। और बाज़ का हाइपरकैलेमिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। तो दोस्तों, जब भी आपने नेक्स्ट टाइम ECG देखनी है तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उससे आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, ताकि आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने में अपना किरदार अदा कर सकें।